पिछले एपिसोड के आखिर में आपने देखा कि सुल्तान हाजी निज़ामुल मुल्क से पूछते हैं कि मेरा बेटा कहाँ है हाजी, जिसे सुनकर हाजी निज़ामुल मुल्क परेशान हो जाते हैं। इस एपिसोड के आगाज़ में आप देखेंगे यहाँ ताबार गुस्से में आकर एलचन खातून से कहता है कि क्या आपने हमारे लिए ये जाल बिछाया है। ये सुनकर एलचन खातून भी गुस्से से कहती है क्या आपने कबीले से निकलते वक्त मेरा हुक्म नहीं सुना था, ये इन लोगों ने अपनी मर्जी से किया है। इसके बाद मलिक ताबार कहता है आहिस्ता आहिस्ता मरने से बेहतर है कि लड़कर मरें। यहाँ हाजी निज़ामुल मुल्क सुल्तान से कहते हैं मेरे सुल्तान, अपने बेटे से मुलाकात करने के खतरात। निज़ामुल मुल्क की बात मुकम्मल होने से पहले सुल्तान हाथ से इशारा करके उन्हें खामोश करवाते हुए कहते हैं सालों पहले इसी कब्र के सरहाने आपने खड़े होकर मुझसे एक सवाल किया था, सल्तनत या बेटा। मैंने अपनी सल्तनत को बचाने के लिए अपने बेटे को नज़रअंदाज कर दिया था, लेकिन आज मेरी सल्तनत पूरी दुनिया का सहारा है। खतरात के अयाम गुजर चुके हैं। इसके बाद सुल्तान खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि वक्त आ चुका है वज़ीर आज़म। दूसरी तरफ सांजार ताबार से कहता है ना हम जलेंगे और ना ही हम मरेंगे। इसी दौरान बातनियों पर तीर बरसना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बोस्कोच और आइदोगदो वहां पर पहुंच जाते हैं। वो अपने घोड़ों को उड़ाते हुए बहुत से बातनियों को अपने तीरों का निशाना बना देते हैं। ये देखकर मलिक ताबार खुशी और हैरानगी से कहता है ये लोग कहाँ से आ टपके। इस पर सांजार उस लम्हे को याद करता है जब उसने कबीले से निकलते हुए बोस्कोच को कहा था यहाँ जो हुआ उससे खतरे की बुआ रही है, तुम और आइदोगदो पीछे पीछे रहो। इस ख्याल के बाद सांजार खड़ा हो जाता है और ढाल को फेंकते हुए कहता है अब मैदान हमारी तलवारों के हवाले है। यहाँ हाजी निज़ामुल मुल्क सुल्तान से कहते हैं कौन सा खतरा टल गया है मेरे सुल्तान, अगर उस दिन एक दुश्मन था तो आज 1000 दुश्मन हैं। इसके जवाब में सुल्तान कहते हैं उस दिन मैं ना तजुर्बेकार सुल्तान था और आज सारी दुनिया का हुक्मरान हूँ। इसके जवाब में हाजी निज़ामुल मुल्क कहते हैं क्या ये जानने की वजह सिर्फ आपकी ताकत का बढ़ जाना है। इसके जवाब में सुल्तान दुखी होकर कहते हैं असल वजह मेरा ज़मीर है। बाजार में जो मुझ पर हमला हुआ उसने कई बातों से पर्दा हटा दिया है। अगर मैं मर जाता तो अपने बेटे को देखे बगैर इस दुनिया से रवाना हो जाता। आप बताएं कि मेरा बेटा कहाँ है। ये सुनकर हाजी निज़ामुल मुल्क परेशान हो जाते हैं। यहाँ सांजार और उसके जांबाज बातनियों को वासिले जहन्नुम कर रहे होते हैं। असलान ताश दोनों कुल्हाड़ों से लड़ते हुए अपनी बहादुरी के जौहर दिखा रहा होता है। मलिक ताबार भी बड़ी बहादुरी से लड़ रहा होता है, जबकि दूसरी जानिब सांजार बातनियों का खात्मा कर रहा होता है। और आखिर में बातनियों का सरबराह वहां से भागने लगता है। उसे भागते हुए देखकर सांजार कहता है इस भगोड़े को पकड़कर इसकी जुबान खुलवाना बहुत ज़रूरी है। इसके जवाब में ताबार कहता है वो क्या कहेगा, सब कुछ सामने है। जिसके जवाब में सांजार कहता है जब वो पकड़ा जाएगा तो सब सामने आ जाएगा। आप एलचन खातून को ले जाएं शहजादे साहब। फिर सांजार अपने साथियों से कहता है कि शहजादे के साथ जाओ। ये कहते ही सांजार खुद बातनी के पीछे भागने लगता है। यहाँ हाजी निज़ामुल मुल्क सुल्तान से कहते हैं आपके बाबा पीठ पर लगने वाले एक छोटे से जख्म से शहीद हो गए। वो जख्म इंतहाई मोहलक मकाम पर लगा था और आपका मोहलक तरीन जख्म अहमद है। अगरचे आप पूरी दुनिया के हुक्मरान हैं, लेकिन अगर दुश्मनों ने इस जख्म पर वार किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और मैं इसकी इजाज़त नहीं दूंगा मेरे सुल्तान। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से कहते हैं आपकी इजाज़त अहम है या मेरा हुक्म। जिसके जवाब में निज़ामुल मुल्क कहते हैं सल्तनत के लिए ज़्यादा अहम क्या है, आपका हुक्म या जो मैंने कहा। इसके जवाब में सुल्तान कहते हैं सल्तनत मैं हूँ तुम नहीं। इसके जवाब में वज़ीर आज़म कहते हैं सल्तनत ना ही मैं हूँ और ना ही आप। सल्तनत हमसे भी 50 साल पहले से चली आ रही है और मज़ीद 500 साल बाकी चलेगी। सुल्तान वज़ीर आज़म को खामोश करवाते हुए कहते हैं मैं इन नसीहतों की उम्र से गुजर चुका हूँ, आप मेरे फैसले पर उंगली कैसे उठा सकते हैं। जिसके जवाब में वज़ीर आज़म कहते हैं ताकि आपका हुक्म हर जगह चल सके। मैं हमेशा आपके साथ रहा, हर मुश्किल वक्त में आपके काम आया। जब आपकी अकल ने काम नहीं किया तो मैंने एहसास दिलाया। मुझे इजाज़त दें कि मैं आज भी अपना काम पूरा करूं। जिसके जवाब में सुल्तान कहते हैं तो आप अपना काम पूरा करें। अनातोलिया के तुर्कमानों का मसला हल होते ही मेरे बेटे को मेरे पास ले आएं। ये कहते ही सुल्तान शदीद गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बातनी भागते भागते एक जगह पर आकर गिर जाता है। उसी दौरान सांजार भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सांजार को देखते ही बातनी उस पर हमला कर देता है, लेकिन सांजार उसके हमले को नाकाम बनाते हुए कहता है तुम्हें हमले का हुक्म किसने दिया था। बातनी सांजार को बेवकूफ़ बनाते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें एलचन खातून को ले जाने देंगे, हमने ये फैसला खुद किया है। जिसके जवाब में सांजार कहता है क्या तुम हमें मारकर सुल्तान से जंग का हुक्म जारी करवाना चाहते हो, क्या ये तुम्हारे सरबराह का हुक्म है। इसके जवाब में बातनी अनजान होते हुए कहता है किस सरबराह की बात कर रहे हो। ये कहते ही वो सांजार पर हमला कर देता है, लेकिन सांजार उसके हमले को नाकाम बनाते हुए उसे ज़मीन पर गिरा देता है। फिर अपनी तलवारें मयान में डालकर कहता है सुल्तान की जान लेने की कोशिश करने वाले तुम गीदड़ लोग हो। ये सुनकर वो दोबारा हमला करने की कोशिश करता है,
लेकिन सांजार उसे दबोच लेता है और कहता है, बातनियों के मुताबिक बताए बगैर तुम नहीं मर सकते। ये कहकर सांजार उसके हाथ की अंगुलियां तोड़ देता है और फिर उसे मारकर बेहोश कर देता है। यहाँ महल में ताबार की बीवी बड़ी बेचैनी से ताबार का इंतजार कर रही होती है। इसी दौरान मलका आलिया वहाँ पर आ जाती हैं और वो कहती हैं कि तुम्हारी आंखें दरवाजे पर लगी हुई हैं गौहर, सब्र करो, जब ताबार बड़े काम के लिए जाएगा तो फिर तुम क्या करोगी। इसके जवाब में गौहर कहती है, माफ़ी चाहती हूँ मलका आलिया, ताबार अपना काम मुकम्मल करके आएगा, लेकिन उसके वापस आने तक मैं अपनी दिल की बेचैनी को काबू में नहीं रख सकती। ये सुनकर तरकान खातून कहती है, ताबार की बहादुरी में कोई शक नहीं, लेकिन उसे तजुर्बे की ज़रूरत है और मुनासिब वक्त आने पर उसे तजुर्बा हासिल हो जाएगा। जिसके जवाब में गौहर कहती है, आप फिक्र मत हो तरकान खातून, ताबार हर ओहदे तक पहुँचेगा, तजुर्बा और ताकत भी हासिल करेगा। उसी दौरान ताबार एलचन खातून को लेकर वहाँ पर पहुँच जाता है। ताबार को जख्मी देखकर गौहर फौरन उसके पास आती है और कहती है, ये आपके साथ क्या हो गया। जिसके जवाब में ताबार कहता है, फिक्र ना करें, जख्म गहरा नहीं है। इसी दौरान हसन सब्बा भी ताबार को देख लेता है और ताबार के जिंदा आने पर हैरान और परेशान रह जाता है। इसके बाद ताबार कहता है कि एलचन खातून को कमरे में लेकर जाओ और ताबार अपने सिपाहियों के साथ वहाँ से आगे बढ़ जाता है और वहीं मौजूद हसन सब्बा कहता है कि यह हमारे घात से कैसे बच गया। और जब ताबार उसके पास आता है तो वो कहता है, मलिक हजरत, ये गद्दारी किसने की। जिसके जवाब में ताबार कहता है कि अनातोलिया के तुर्कमानों ने। ये सुनकर हसन सब्बा मुस्कुराने लग जाता है। जिसके बाद वो कहता है, जलील लोग मौका मिलते ही जलालत पर उतर आते हैं, अब उनसे इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। जिसके जवाब में ताबार कहता है, हमला आवरों को अल्लाह के हुक्म से सजा मिल चुकी है, लेकिन एक फरार हो गया जिसे हमारे सिपाही जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। ये सुनते ही हसन सब्बा बहुत परेशान हो जाता है और ताबार के वहाँ से जाते ही वो बड़बड़ाता हुआ अपने कमरे में चला जाता है, जहाँ पर उसका साथी सादिक उससे पूछता है, क्या हुआ है जनाब। जिसके जवाब में सबा कहता है, ये हमलावर फरार हो गया है जिसे सिपाहियों का सरबरा पकड़ने गया है। जो फरार हुआ है वो जरूर हमारे फिदाइयों में से होगा, जनाब आला को फौरन खबर रवाना करो। ये सुनकर उसका आदमी वहाँ से रवाना हो जाता है। यहाँ मलिक ताबार तख्त पर बैठा होता है और तबीब उसके बाजू पर पट्टी बांध देता है। इसी दौरान सुल्तान के आने का ऐलान होता है और एक सिपाही कहने लगता है कि सुल्तान आला तशरीफ ला रहे हैं। ये सुनकर ताबार अदब से खड़ा हो जाता है और सुल्तान वहां पर पहुंचकर उसकी हालत के बारे में पूछते हैं। जिसके जवाब में ताबार कहता है, मैं ठीक हूं सुल्तान। इसके बाद सुल्तान पूछते हैं, ये वाक़या कैसे पेश आया। जिसके जवाब में ताबार कहता है, एलचन खातून के कबीले में कुछ लोगों ने एतराज़ किया और ये जाल उन्हीं लोगों ने बिछाया है। इसके बाद सुल्तान पूछते हैं, नुकसान क्या हुआ। जिसके जवाब में ताबार कहता है, हमारे 6 सिपाही शहीद हो गए, इसके अलावा कुछ जख्मी भी हैं। इसके बाद निज़ामुल मुल्क सांजार के बारे में पूछते हैं, सिपाहियों का सरबराह नज़र नहीं आ रहा, क्या वो भी शहीद हो गया। जिसके जवाब में ताबार कहता है कि वो फरार होने वाले गद्दार के पीछे गया है। इसके बाद सुल्तान कहते हैं, हमने जिन्हें अपना भाई कहा उन्होंने शहजादे पर हमला किया और हमारे सिपाहियों की जान ली, यानी कि कुछ लोग जब तक मौजूद हैं गद्दारी ख़त्म नहीं हो सकती। इसके बाद सुल्तान गुस्से से कहते हैं, कलच अरसलान की बहन को मेरे सामने पेश किया जाए, फ़ौरन दीवान आला की तैयारी की जाए। इसके बाद सुल्तान वहां से चले जाते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि सुल्तान मलिक शाह एक कमरे में मौजूद होते हैं जहां उनके सामने एक किले का नक्शा बना होता है और वो उस नक्शे को देखकर कहते हैं कि जिस वक्त हमें और अनातोलिया के तुर्कमानों को कोयल किले पर हमला करना चाहिए था तो उस वक्त हम आपस में ही एक दूसरे के साथ निमट रहे हैं, जबकि अनातोलिया में गलबा पाने और कुस्तुनतुनिया में मजीद आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले बाज़ंतीनियों से कोयल किला हासिल करना होगा। लेकिन अब चाहे जो भी हो जाए, मगर ये किला जो हमारी नाक के नीचे दलदल की तरह खड़ा है, मेरी तलवार से किसी सूरत भी नहीं बच सकता। ये कहते ही वो अपना खंजर निकाल कर उस नक्शे के बीचों बीच घोंप देते हैं। नाजरीन, इसके बाद कोयल किला दिखाया जाता है। किले के सहन में बाज़ंतीनी सिपाही घुटनों के बल बैठे होते हैं। उसी दौरान बाज़ंतीनी कमांडर अपने दस्ते के साथ वहां पर पहुंच जाता है। उन सब के चेहरे लोहे से ढके होते हैं। सहन में पहुंचकर कमांडर इंद्रियास अपना चेहरा जाहिर कर देता है और फिर सिपाहियों के सामने खड़े होकर बुलंद आवाज से कहता है, तुर्क सालों से मौजूद बाज़ंतीनी इलाकों में लोगों को कत्ल कर रहे हैं, इसी वजह से वो पुरसुकून मौत मरने के बजाय हमारी तलवारों से मरेंगे। आज तक हम किले में रहे और अपनी हिफाजत की, लेकिन अब सल्जूकी सल्तनत खून की नहर में बदल जाएगी और मलिक शाह इस नहर में डूब मरेगा। इसके बाद किलेदार वहीं पर मौजूद कमांडर योरगोस को अपने पास बुलाता है और कहता है, योरगोस, ये मुकद्दस मुहिम तुम्हारे हवाले है, जाओ और सल्जूकों में घुस जाओ और उन पर किसी बुरे ख्वाब की तरह मुसल्लत हो जाओ। ये सुनकर कमांडर योरगोस कहता है, मैं इस मुहिम में कामयाब रहूंगा, इसमें जरा बराबर भी शक न रखें। इसके बाद किलेदार चिल्लाते हुए कहता है, सारी सल्जूक की सरजमीन हत्ता के मलिक शाह का महल भी जलकर राख हो जाएगा। एक बड़ी जंग की इब्तिदा हो चुकी है।
پھر اندریاس اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے بلند آواز سے کہتا ہے، میں قسم کھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں۔ اس کے بعد تمام بازنطینی بھی اپنی تلواریں ہوا میں لہراتے ہوئے یہی نعرہ لگاتے ہیں، اور یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر